हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो रिलेट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 25। अभी तक का जो हमारे प्रीवियस लेसन हो चुके हैं वहाँ पर हमने कंसीडरेशन को और उसके रिगार्डिंग उसके मीनिंग को, उसके एसेंशियल्स को कंप्लीट कर लिया है। इसी के साथ में हमने कल की क्लास में प्रीवर्टी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इसके बारे में भी जान लिया था। आज हम यहाँ पर बात करेंगे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, मैं इस टॉपिक को आगे समझाऊं पहले आपको एक बात यह समझनी बहुत ज़रूरी है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट की क्लासेस यहाँ हमने स्टार्ट करी हैं तब अपने शुरुआत के ही लेक्चर्स में हमने आपको सेक्शन 10 बता दिया था। आप याद करिए, आपको याद आएगा सेक्शन 10 में हमने क्या बताया था। हमने सेक्शन 10 में आपको यह बताया था कि कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है। कोई भी एग्रीमेंट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है जब उसमें सेक्शन 10 के एसेंशियल्स मौजूद होते हैं और उसी में से एक एसेंशियल होता है कंसीडरेशन। कि कोई भी एग्रीमेंट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वहाँ पर कंसीडरेशन का होना, लॉफुल कंसीडरेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए एक एग्जाम्पल से बात क्लियर करते हैं। जनरल स्पीकिंग अगर देखें, ए है, उसके पास एक कार है, वह 10 लाख रुपए में बी को बेचने की बात कर रहा है। यहाँ पर ए को 10 लाख रुपए ए के लिए बतौर कंसीडरेशन है, कार बी के लिए बतौर कंसीडरेशन माना जाएगा, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पर अब परिस्थिति कुछ ऐसे कर देते, ए है, वह अपनी कार, ए की कार बी को दी जा रही है, ठीक है, पर उसके बदले में बी के द्वारा ए को कुछ नहीं दिया जा रहा है। क्या यहाँ पर यह प्रेजेंट एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? क्या आप यह कह सकते हैं कि यहाँ पर बिटवीन ए और बी कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं, आप यहाँ पर इस संबंध में ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे मेन बात इस संबंध में एक ये है कि अगर कोई एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होना चाहिए। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसीडरेशन ही नहीं है तो वह वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है, और इसीलिए यहाँ पर हम इसे कहते हैं नो कॉन्ट्रैक्ट, इसीलिए हम कहते हैं नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पर कुछ ऐसे एक्सेप्शन बताए गए हैं जिनमें कंसीडरेशन अगर नहीं भी है एग्रीमेंट में तो भी वह वैलिड माना जाएगा। तो ऐसे कौन से एक्सेप्शन बताए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पर अब बात करेंगे। नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, जनरल स्पीकिंग यह रूल बताया गया है सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। वहीं पर इसके एक्सेप्शन बताए गए हैं। सेक्शन 25 सब सेक्शन 1 में अंतर बताया गया है। नंबर 1 में इसका एक्सेप्शन बताया गया है। इसका क्या बताया गया है? इसका नेचुरल लव एंड अफेक्शन। एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, ए है, ए एक फादर की पोजीशन में है, उन्होंने अपनी बेटी को, जो कि उनकी बी, अपनी डॉटर को उन्होंने फादर के द्वारा अपनी डॉटर को एक डायमंड नेकलेस दिया गया है, एक हीरो का हार, डायमंड नेकलेस इनके द्वारा अपनी बेटी को दिया गया है। ऑफकोर्सली उनके बीच में रिलेशन कैसा है? नियर रिलेशनशिप है बिटवीन ए और बी। यहाँ पर जब उन्होंने उसको वो हीरे का हार देने का वादा किया है, रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो पूरा एक।
और सबसे अहम बात, फादर अपनी डॉटर को जब हीरे का हार, डायमंड नेकलेस देने की बात कर रहे हैं तो ऑफकोर्सली उनके बीच में लव एंड अफेक्शन है। अगर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इस संबंध में मौजूद हैं, अगर ये सारे पॉइंट्स यहाँ पर इसमें हैं, तो यहाँ पर बी की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है ए के लिए, उसके बाद भी यह एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा। अगर वहाँ पर ये तीनों कंडीशंस मौजूद होती हैं तब। अब इस बात को और मैं क्लियर करती हूँ राजलक्ष्मी बनाम भूतनाथ मुखर्जी के केस के माध्यम से। इस केस में यह था, बहुत सिंपल तरीके से समझिए आप इसे, हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों के बीच लगातार इशू होते थे, लगातार इन दोनों के बीच में झगड़े हुआ करते थे। ठीक है, झगड़ों से तंग आकर हस्बैंड ने अपनी वाइफ से कहा कि वह उसे एक सर्टेन अमाउंट पे कर देगा अगर उसकी वाइफ उसको छोड़कर चली जाती है। अगर उसकी वाइफ उसके पास से चली जाती है तो वह उसे एक सर्टेन अमाउंट पे कर देगा। यहाँ पर इस बात के लिए उसने रिटन और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनवाया। उनके बीच में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब एक नियर रिलेशनशिप है, लेकिन उनके इस एग्रीमेंट का जो बेस था, क्या वहाँ पर लव एंड अफेक्शन था? बिल्कुल नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर यह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदल सकता। यहाँ पर इस संबंध में वाइफ की तरफ से तो कुछ कंसिडरेशन था ही नहीं, इसलिए यह सेक्शन 25 के फर्स्ट एक्सेप्शन के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। तो सेक्शन 25 का फर्स्ट एक्सेप्शन लागू होने के लिए बहुत ज़रूरी है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, नियर रिलेशनशिप, रिटन एंड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। अगले एक्सेप्शन की बात करें, कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। बहुत सिंपल तरीके से समझाते हैं, 2 एग्जाम्पल देंगे हम इसके। ए है, उसका एक पर्स था और ए का यह पर्स खो गया। ए का यह खोया हुआ पर्स बी को मिला और बी ने ले जाकर यह पर्स ए को वापस कर दिया। यहाँ पर बी ने जो काम किया है वो काम बी ने वॉलंटरी करा है, स्वेच्छा पूर्वक किया है। ऑफकोर्सली ए का पर्स है तो ए भी उस पर्स को ढूंढने के लिए जाता, ए भी इस संबंध में कार्य करता। यहाँ पर बी ने जो भी कुछ करा अपनी मर्जी से करा है। जब यहाँ पर बी की तरफ से एक्ट हो चुका है पास्ट वॉलंटरी, मतलब पहले बी ने काम कर दिया, अब उसके बाद में अगर ए ने प्रॉमिस करा इससे 500 रुपये देने का बी को, तो हाँ, इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल करवाया जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, एक सेकंड बताते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा होता कि ए का पर्स खो गया, बी ने यह पर्स ले जाकर ए को वापस कर दिया और ए ने केवल थैंक्स कहकर बात को ख़त्म कर दिया, ए ने कुछ भी देने का प्रॉमिस नहीं करा बी को, तो यहाँ बी कुछ भी इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकता है। सेक्शन 25 में एक्सेप्शन 3 दे रखा है, उसे समझने के लिए आपको पूरा एक एग्जाम्पल समझना होगा। ए है, उसने 1 जनवरी 2000 को बी को, ए ने 1 जनवरी 2000 को बी को 5 लाख रुपए उधार दिए थे। यह उधार यहाँ पर इस संबंध में बी को 3 महीनों के लिए दिए गए थे। 3 महीने बीत गए पर बी की तरफ से पेमेंट नहीं आया है। अब ए का क्या राइट है? ए का राइट है कि वह बी पर मुकदमा दाखिल करे और अपने पैसे वसूल कर सकता है वह। अब एक बात समझ लो, इस संबंध में एक लिमिटेशन एक्ट आता है, लिमिटेशन एक्ट है इस संबंध में, जिसके अंतर्गत लिमिटेशन टाइम पीरियड बता रखा गया है। अगर प्रेजेंट एग्जाम्पल की बात करूं तो जब ए के पास ये राइट है कि वह बी पर मुकदमा दाखिल कर अपने पैसे रिसीव कर सकता है, तो कब? उसके पास में 3 साल का समय दिया गया है ए को, कि जब से कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ तब से 3 साल के भीतर
वह बी से पैसा वसूल कर सकता है। मतलब जब 3 महीने पूरे हो चुके हैं, बी की तरफ से पेमेंट नहीं आ रहा है, तब वह यहाँ पर मुकदमा दाखिल कर सकता है। पर ए ने क्या करा? ए ने यहाँ पर इस संबंध में यह करा कि उसने मुकदमा ही दाखिल नहीं करा बी पर, और 2006 आ चुकी है। इसका मतलब यह है कि जब 3 साल निकल गए, इसका मतलब यह है कि जब 3 साल निकल गए हैं, तो यह जो डेप्ट था, टाइम पीरियड निकल जाने के बाद में यह डेप्ट बन गया टाइम बार डेप्ट। यह डेप्ट क्या बन गया है? यह डेप्ट बन गया है यहाँ पर टाइम बार डेप्ट। अब यहाँ पर ए इस टाइम बार डेप्ट की वसूली नहीं कर सकता है। पर अगर यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे में बी या फिर उसका ऑथराइज एजेंट जो भी हो, अगर यहाँ पर बी या उसका ऑथराइज एजेंट यह रिटन में, यह लिखित में अपने साइन कर इस ए को देते हैं कि यह जितना पेमेंट इसका बकाया है उतना, या फिर हाफ, या फिर जितना यह तय करें उतना पे करने को तैयार हैं, तो फिर इस बात को इन्फोर्स करवाया जा सकता है। और इसी के बारे में सेक्शन 25 का एक्सेप्शन 3 बताता है, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, जिसको यस क्लियर हो चुकी होगी आई थिंक आपको ये वाली बात अब तक, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक। चलिए, गिफ्ट में भी तो ऐसे ही होता है। गिफ्ट में क्या किसी की तरफ से कंसिडरेशन आता है? जैसे कि ए डोनर है, वह अपनी मोटरसाइकिल बी को स्वेच्छापूर्वक वॉलंटरी डोनेट करना चाहता है, गिफ्ट करना चाहता है, और बी उसे स्वीकार कर लेता है, तो यहाँ पर तो कंसिडरेशन बी की तरफ से कुछ भी नहीं है, पर तब भी ये वैलिड है ना, क्योंकि ये गिफ्ट की कैटेगरी में चला गया इसलिए। ठीक वैसे ही एजेंसी की अगर हम बात करें, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 185 में क्लियर कह दिया गया है कि एजेंसी के मामले में कंसिडरेशन नहीं होता है। चलिए फिर इसी के साथ में अपनी आज की क्लास कंप्लीट करते हैं। आज की क्लास में हमने यह जान लिया कि एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन जनरल स्पीकिंग वॉइड होता है, लेकिन इस संबंध में इसके कुछ एक्सेप्शन हैं जो कि हमारे सामने बताए गए हैं। अपनी क्लास हम इसी के साथ अब यहाँ पर लीव करते हैं।